नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राजपथ और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। और सबसे पहले बात महाराष्ट्र मुंबई की कर लेते हैं, जहां सावरकर के मुद्दे पर इस वक्त देश में चर्चा छिड़ी हुई है। इसी चर्चा के बहाने अब सियासत भी खूब हो रही है। अब एक बार फिर से राजनीति तेज है और केंद्र में है सावरकर, क्योंकि उसकी वजह राहुल गांधी है। पूर्व सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके दौरान कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं सावरकर नहीं हूं। और इस मुद्दे पर बीजेपी ने तो निशाना साधा ही, महाराष्ट्र में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी यानी शिवसेना उद्धव गुट भी अब हमलावर है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि राहुल सोच समझकर बोलें क्या बोल रहे हैं, सावरकर का सम्मान होना चाहिए, उकसावे में आकर कुछ भी ना बोले राहुल गांधी। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे इतने नाराज हो गए हैं कि उन्होंने खड़गे के डिनर से भी दूरी बना ली है। सावरकर पर हुई सियासत को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, इससे समझिए। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। देश की सियासत में सावरकर की चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई है। वजह है प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल के बोले यही शब्द, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। राहुल ने कहा कि वो माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि वो सावरकर नहीं है। राहुल गांधी के इन शब्दों ने सियासत को सुलगा दिया है। बीजेपी जो पहले राहुल से विदेशी धरती पर बोले गए शब्दों को लेकर माफी की मांग कर रही थी, अब वो सावरकर के मुद्दे पर भी क्रोधित है। संसद भवन के बाहर बीजेपी सांसदों ने जोरदार प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहने वाली शिवसेना भी सावरकर के मुद्दे पर कांग्रेस से नाराज है। उद्धव ठाकरे ने मालेगांव में एक रैली के दौरान कहा कि राहुल गांधी को सावरकर के मुद्दे पर सावधानी से बोलना चाहिए, वो सावरकर का अपमान करने से बचें। सावरकर हमारे आदर्श हैं और उनका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें अपने लोकतंत्र की रक्षा के लिए मिलकर लड़ना होगा। सावरकर ने 14 साल तक अंडमान जेल में अकल्पनीय यातनाएं झेली। हम केवल पीड़ाओं को पढ़ सकते हैं, ये बलिदान का एक प्रतीक है। मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि हम अपने देश के लोकतंत्र और इसके संविधान को बचाने के लिए एक साथ आए हैं। हालांकि आपको जानबूझकर उकसाया जा रहा है। यदि हम इस समय को व्यर्थ जाने देंगे तो लोकतंत्र का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। 2024 का चुनाव आखिरी चुनाव होगा। आज सुप्रीम कोर्ट से जो आदमी 2 बार माफी मांग चुका है, उसने ऐसे दावे करना बहुत गलत है। और मैं तो मानता हूं कि ये तो वीर सावरकर हो भी नहीं सकता। इससे नाम लेने का भी इसे वो अधिकार नहीं है। और सब जानते हैं कि एक घोंघरेला होता है, वो कभी सूरज नहीं बन सकता। तो राहुल गांधी ने मैं वीर सावरकर नहीं हुए बोलना भी उसे मतलब बचकाना है और अपनी राजकीय स्वार्थ के लिए ये सब हो रहा है। और मैं निषेध करता हूं कि देशभक्तों का उपयोग अपनी राजनीति के लिए करना ये गलत बात है। सावरकर को लेकर राहुल की टिप्पणी से बीजेपी खासा नाराज है। बीजेपी सांसदों ने संसद के बाहर प्रदर्शन करके कहा कि राहुल गांधी बार बार सावरकर का अपमान कर रहे हैं। अरे वीर सावरकर तो राहुल गांधी कभी नहीं हो सकते, लेकिन अपनी दादी में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की इज्जत तो बचा लेते, नेहरू जी की इज्जत तो बचा लेते। क्या आपने उनको भी अपमानित साथ साथ कर दिया? अरे 1970 में डाक टिकट आपकी ही सरकार के समय जारी की ही। 1983 में इंदिरा गांधी जी ही प्रधानमंत्री थी जब फिल्म डिवीजन ने सावरकर जी की जयंती पर एक फिल्म 40 मिनट से ज़्यादा की रिलीज की थी। इंदिरा गांधी जी ने पत्र लिखकर सावरकर जी के योगदान के बारे में कहा था। राहुल गांधी जी, आप देश में तो किसी को नहीं मानते, कम से कम अपने ही परिवार के, अपनी दादी और उनके पिता यानी कि पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी जी को तो कम से कम इज्जत रख लेते। जवाहरलाल नेहरू जी रहे हों, महात्मा गांधी जी रहे हों, सुभाष चंद्र बोस रहे हों, वल्लभ भाई पटेल रहे हों या फिर वीर सावरकर रहे हों, सबने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। सब अपनी अपनी तरह से लड़े हैं, पर वो सभी एक ही चीज चाहते थे कि देश हमारा आज़ाद हो और आज़ाद देश में हम सब भारतवासी रहे। तो बार बार उनको अपमानित करना, 100 वर्ष पूर्व जो फ्रीडम फाइटर्स रहे थे उनको अपमानित करना इस आज के संदर्भ में वो गलत है। नहीं, ये बयान गलत है। वो गांधी जरूर है, लेकिन सावरकर को घसीटने की जरूरत नहीं है। सावरकर जी हमारे लिए हमेशा प्रेरणा का एक स्रोत रहे हैं। हम जो आज महाराष्ट्र में जो लड़ाई कर रहे हैं उसकी प्रेरणा छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर सावरकर भी है। अदानी के मुद्दे पर मोदी को घेरने की कोशिश में लगे राहुल गांधी संसद की सदस्यता गंवा चुके हैं।
और अब वो सावरकर के मुद्दे पर बीजेपी के साथ साथ अपने सहयोगियों के भी निशाने पर आ गए हैं। शिवसेना ने सीधे सीधे आंख दिखा दी है। और चलिए अब बात कर्नाटक की कर लेते हैं। कर्नाटक में भी चुनावी शंखनाद हो चुका है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों लगातार वार पलटवार कर रहे हैं। कर्नाटक की बोम्मई सरकार ने अब मुस्लिमों के लिए निर्धारित 4% आरक्षण को खत्म कर दिया है और इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बीदर की रैली में बोम्मई को बधाई तक दी है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि हम सरकार में आएंगे तो पुरानी स्थिति को बहाल कर देंगे। आखिर क्या वजह है इस आरक्षण को खत्म करने की? कर्नाटक में लिंगायत और वोक्कालिगा इतने जरूरी आखिर क्यों हैं? इस पर यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। चुनावी साल में कर्नाटक का सियासी पारा एक बार फिर हाई है। कर्नाटक सरकार ने नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण को लेकर 2 बड़े फैसले किए। पहले फैसले के तहत सरकार ने ओबीसी मुसलमानों के लिए 4% का कोटा खत्म कर दिया और दूसरा फैसला ये कि इस 4% कोटे को वोक्कालिगा और लिंगायत समुदायों में बांटा गया। वोक्कालिगा के लिए कोटा 4% से बढ़ाकर 6% हुआ। पंचम सालियों, वीर शैवों और अन्य लिंगायत श्रेणियों के लिए कोटा 5% से बढ़कर 7% हुआ। मुस्लिम समुदाय को अब ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत आरक्षण मिलेगा। इस कैटेगरी में मुस्लिमों को अब ब्राह्मणों, वैश्यों, जैन, मुदालियार और अन्य समुदायों के साथ 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए संघर्ष करना होगा। एससी के लिए रिजर्वेशन 15% से बढ़कर 17%, एसटी के लिए रिजर्वेशन बढ़ाकर 3% से 7% कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में रिजर्वेशन प्रतिशत 50% तय किया था। इन बदलावों के बाद राज्य में आरक्षण की सीमा 56% हो गई। बीजेपी किसी भी कीमत पर कर्नाटक में वापसी करना चाहती है और इसके लिए सारे जोर लगाए जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लगातार कर्नाटक का दौरा कर रहे हैं। बीदर की रैली में अमित शाह के निशाने पर कांग्रेस रही। मित्रों, इस देश के संविधान निर्माताओं ने आरक्षण को, रिजर्वेशन को धर्म के आधार पर कभी नहीं किया, मगर कांग्रेस और उनकी साथी सरकारों ने वोट बैंक की लालच में रिजर्वेशन को धर्म के आधार पर करना चालू किया और कर्नाटक के अंदर 4% रिजर्वेशन धर्म के आधार पर माइनॉरिटी को किया था। बसवराज जी को लाख लाख बधाई है कि वो 4% रिजर्वेशन को उन्होंने समाप्त कर दिया और समाप्त कर वो 4% रिजर्वेशन को वोक्कालिगा और लिंगायत की कैटेगरी में डालकर उन्होंने बहुत समय के बाद रिजर्वेशन की पॉलिसी को संविधान के अनुकूल बनाने का काम किया है। बोम्मई सरकार के आरक्षण को लेकर आए फैसले पर कांग्रेस ने निशाना साधा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस की सरकार अगर कर्नाटक में बनी तो पुरानी स्थिति को बहाल किया जाएगा। So they have taken their 4% and distributed 2% to Lingayats, 2% to Vokkaligas. The entire Vokkaliga and Veerashaiva Lingayats are rejecting this offer. We don't want. I am confident the Congress party will come to power of the next 45 days. We will scrap all this reservation. अब हम आपको ये बताते हैं कि आखिर बीजेपी के इस फैसले के जरिए किस तरह कर्नाटक की सियासत में अपने प्लान को लेकर भाजपा आगे बढ़ रही है। साउथ कर्नाटक में वोक्कालिगा का वर्चस्व। राज्य की आबादी में 15% हिस्सेदारी। ये आबादी मांड्या, हासन, मैसूर, तुमकुर, कोलार और चिक्काबल्लापुर जिलों में असर रखती है। मांड्या में 50% से ज्यादा वोक्कालिगा। ओल्ड मैसूर सबसे बड़ा रीजन है, लेकिन वहीं पार्टी की हालत खराब। इस बार यहां सबसे ज्यादा ताकत लगाने की तैयारी। दक्षिण कर्नाटक जेडीएस का गढ़ है। एचडी देवेगौड़ा और सिद्धारमैया का यहां प्रभाव है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहां 20
जेडीएस ने 30 सीटें जीती और बीजेपी को 15 सीटें मिली। ये बात तो हुई वोक्कालिगा की, लेकिन अगर हम सेंट्रल कर्नाटक की तरफ देखें तो यहाँ लिंगायत समुदाय निर्णायक होता है। येदियुरप्पा सेंट्रल कर्नाटक के शिवमोगा से ही आते हैं। इस वजह से बीजेपी का शिवमोगा और चिकमंगलूर जिलों में दबदबा है। महाराष्ट्र की सीमा से लगा कित्तूर कर्नाटक रीजन भी लिंगायत समुदाय के दबदबे वाला है। 2018 के चुनावों में सेंट्रल कर्नाटक में कांग्रेस ने 5, बीजेपी ने 21 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं कित्तूर कर्नाटक में कांग्रेस ने 16, बीजेपी ने 26। कर्नाटक मोटे तौर पर 6 रीजन में बटा हुआ है। कित्तूर कर्नाटक 44 सीटें, हैदराबाद कर्नाटक 40 सीटें, कोस्टल कर्नाटक 19 सीटें, सेंट्रल कर्नाटक 27 सीटें, ओल्ड मैसूर 66 सीटें, बेंगलुरु अर्बन 28 सीटें। इस नए आरक्षण को समझने से पहले हम आपको बताते हैं कि इस फैसले से पहले कर्नाटक में आरक्षण की क्या स्थिति थी। अनुसूचित जाति 15%, अनुसूचित जनजाति 3%, कैटेगरी 1 पिछड़ा वर्ग 4%, कैटेगरी 2A अन्य पिछड़ा वर्ग 15%, कैटेगरी 2B मुस्लिम 4%, कैटेगरी 3A वोक्कालिगा 4%, कैटेगरी 3B पंचमसाली लिंगायत, मराठा, बंट, ईसाई समेत लिंगायत 5%। लेकिन अब बसवराज बोम्मई सरकार ने आरक्षण पर आए नए फैसले के बाद राज्य में आरक्षण की स्थिति बदल गई है। अनुसूचित जाति 17%, अनुसूचित जनजाति 7%, कैटेगरी 1 पिछड़ा वर्ग 4%, कैटेगरी 2A अन्य पिछड़ा वर्ग 15%, कैटेगरी 2D पंचमसाली लिंगायत, मराठा, बंट, ईसाई समेत लिंगायत 7%, कैटेगरी 3A वोक्कालिगा 6%। अगर रीजन के हिसाब से हम 2018 के परिणामों की बात करें तो ओल्ड मैसूर में 66 सीटें हैं, जहां बीजेपी को पिछली बार 15, जेडीएस को 30 और कांग्रेस को 20 सीटें मिली। बेंगलुरु अर्बन में 28 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 11, जेडीएस को 2 और कांग्रेस को 13 सीटें मिली। हैदराबाद कर्नाटक में 40 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 15, जेडीएस को 5 और कांग्रेस को 21 सीटें मिली थी। कोस्टल कर्नाटक में 19 सीटें आती हैं, जिसमें पिछली बार बीजेपी को 16, जेडीएस का खाता भी नहीं खुला और कांग्रेस को 3 सीटें मिली। सेंट्रल कर्नाटक में 27 सीटें आती हैं, जिनमें से पिछली बार बीजेपी को 21, जेडीएस को 0 और कांग्रेस को 5 सीटें मिली। तो कित्तूर कर्नाटक में 44 सीटें आती हैं, जिनमें बीजेपी को 26, जेडीएस को 2 और कांग्रेस को 16 सीटें मिली थी। अब बोम्मई सरकार के इस फैसले का कर्नाटक के विधानसभा चुनाव पर कितना फर्क पड़ेगा और कांग्रेस का मुस्लिम कार्ड उसके लिए कितना मददगार होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी ने कर्नाटक की सियासत में बड़ा दांव चल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाद चलते हैं राजस्थान, जहां राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल का विरोध जिस तरह से लगातार हो रहा है, उसकी वजह से राजस्थान में कई मरीजों को दिक्कत उठानी पड़ रही है। अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा राजस्थान में, तो वजह अब ये बनती हुई और मरीजों को दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ रहा है। वहीं जयपुर में डॉक्टर्स लगातार सरकार पर राइट टू हेल्थ बिल वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। क्या मौजूदा स्थिति है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। राजस्थान के डॉक्टर्स का ये शक्ति प्रदर्शन है राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ। बिल के विरोध में जयपुर में प्राइवेट डॉक्टर्स ने जमकर हल्ला बोला। डॉक्टर्स ने पैदल मार्च के जरिए अपना विरोध जताया। बिल के विरोध और डॉक्टरों के समर्थन में आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी देशव्यापी बंद का आह्वान किया, जिसमें मेडिकल सर्विस बंद करने की बात कही गई। हमारी मांगे को कुछ भी नहीं है, मांग तो हम रहे नहीं हैं। हम तो जो न्याय उचित है, जो हम पे ऐसे ऐसे काले कानून लाद दिए गए हैं जो बिल्कुल वैधानिक नहीं है, संवैधानिक नहीं है। हम सरकार से पहले भी मिले थे, उन्होंने हमसे बिंदु मांगे गए थे, हमने सारे बिंदुवार एक एक करके दिए थे। सरकार ने हमें आश्वासन दिया कि आपके सारे बिंदुओं को हम करेक्ट कर देंगे और उनको मानेंगे, लेकिन सरकार ने इतना बड़ा धोखा दिया कि ऐसा सच उसी बिल को वापस ला दिया गया। राइट टू हेल्थ को लेकर इतना बवाल क्यों मचा है, जरा ये भी जान लीजिए। दरअसल इस बिल के लागू होने के बाद प्राइवेट अस्पताल इलाज के लिए बाध्य हो जाएंगे।
निजी अस्पताल बिना किसी पेमेंट के इलाज के लिए बाध्य होंगे। साथ ही RTH का उल्लंघन करने पर 10 से 25,000 तक का जुर्माने का भी प्रावधान है। पहली बार उल्लंघन पर जुर्माना 10,000, इसके बाद 25,000 तक जुर्माना होगा। राइट टू हेल्थ बिल की शिकायतें सुनने और अपील के लिए जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण और राज्य स्तर पर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण बनेगा। प्राधिकरण में ही शिकायतें सुनी जाएंगी। बिल के उल्लंघन से जुड़े मामले में प्राधिकरण के फैसले को किसी सिविल कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। क्यों हो रहा है विरोध? RTH के तहत प्राइवेट अस्पताल इलाज के लिए बाध्य, निजी अस्पताल बिना किसी पेमेंट के इलाज के लिए बाध्य। RTH का उल्लंघन करने पर जुर्माने का प्रावधान, 10 से 25,000 तक का जुर्माने का प्रावधान। पहली बार उल्लंघन पर जुर्माना 10,000, इसके बाद 25,000 तक जुर्माना होगा। RTH से जुड़ी शिकायतों के लिए बनेगा स्वास्थ्य प्राधिकरण। प्राधिकरण में ही शिकायतें सुनी जाएंगी। प्राधिकरण के फैसले को किसी सिविल कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। वहीं इससे पहले रविवार को डॉक्टरों के प्रतिनिधि मंडल की मुख्य सचिव के साथ बैठक भी हुई थी, लेकिन उसमें कोई हल नहीं निकला। डॉक्टर्स बिल वापस लेने की मांग पर अड़े हैं तो सरकार बिल को लागू करने पर। इसके चलते अब लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लोगों को समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है और लोग भटक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। उधर बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने आज जयपुर में पार्टी कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया है। कार्यकर्ताओं ने पूरे रास्ते में जोशी का स्वागत किया। जोशी ने कहा कि मैं कार्यकर्ता हूं और सभी को साथ लेकर हम प्रदेश से कांग्रेस को हटा देंगे। राजस्थान में इस बार कांग्रेस को फॉर्च्यूनर में बैठाने जितने विधायक भी नहीं मिलेंगे। ये बड़ा स्टेटमेंट देते नजर आए। ये रिपोर्ट देखिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी। चित्तौड़गढ़ से बीजेपी सांसद सीपी जोशी राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने। अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार वो जयपुर पहुंचे तो पिंक सिटी पूरी तरह से भगवा रंग से पट गई। जोशी का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके बाद पार्टी कार्यालय में पूजा पाठ के बाद सतीश पुनिया ने उन्हें पदभार ग्रहण कराया। इस मौके पर सीपी जोशी ने कहा कि वो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। अध्यक्ष की एक भूमिका होती है, लेकिन हम सब मिलकर के काम करेंगे। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठने जितने विधायक भी नहीं आएंगे। जोशी ने कहा, हमें अब स्वागत सत्कार में वक्त जाया नहीं करना है। अब पूरे राजस्थान में केंद्र की योजनाओं का प्रचार करना है। रेलवे का बजट हो या फिर राम मंदिर का निर्माण, हमें इन सब के होर्डिंग लगाने, न कि किसी नेता के। उन्होंने कहा, राजस्थान में किसान खून के आंसू रो रहा है। मेरा आप सबके चरणों में प्रार्थना है कि हमें ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना है जिस सरकार ने राजस्थान में युवाओं के साथ धोखा किया। उस सरकार को उखाड़ फेंकना है जिसने किसानों के साथ धोखा किया। उस सरकार को उखाड़ के फेंकना है जिस सरकार ने अभी बारिश ओलावृष्टि होने के बावजूद कोई गिरदावरी किसान के खेत पर नहीं कराई। किसान खून के आंसू रो रहा है। ऐसी किसान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेना है। इस दौरान पार्टी के राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। प्रमुख नेताओं में अरुण चतुर्वेदी, ओम माथुर, महेश शर्मा, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, छलवाड़ा सांसद दुष्यंत सिंह मौजूद रहे। सीपी जोशी दूसरी बार चित्तौड़गढ़ से सांसद बने हैं और अब उन्हें संगठन की कमान दी गई। जोशी के सबसे बड़ी चुनौती है राजस्थान में बीजेपी की पूर्ण बहुमत सरकार बनाना। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।